दोस्तों एक कहावत है, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराध का सुराग कहीं ना कहीं छोड़ ही जाता है। और आज दिल्ली पुलिस ने खुद अपनी जुबान से वो सुराग सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है, जो पिछले एक महीने से बीजेपी छिपाने की लाख कोशिश कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई की उस काली तारीख को जब जंतर मंतर से संसद तक निकल रहे नीट पेपर लीक विरोधी छात्र छात्राओं पर लाठियां भांजी गई, पैलेट गन चलाई गई, आंसू गैस के गोले फेंके गए, तब भीड़ में सादे कपड़ों में कुछ लोग घुसे हुए थे जो पुलिस वाले थे। दिल्ली पुलिस ने खुद माना है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और तो और जब राहुल गांधी साहिल लोचप की एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठे थे, तब उसी दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने खुद स्वीकार किया था कि साहब हम तो ऊपर से आदेश मिलने पर ही काम करते हैं। बस दोस्तों, ये दो कबूलनामे मिलकर के मोदी सरकार और खास तौर पर के गृह मंत्री अमित शाह के गले में फंस गए हैं। ऐसी फसन की निकलने का कोई रास्ता नहीं। और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर की तारीख तय कर दी है। दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा मार्च होगा, देश भर से कॉकरोच जुटेंगे और इस बार निशाने पर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, इस बार निशाने पर सीधे सीधे अमित शाह हैं। तो आज पूरी कहानी सुनाता हूं आपको, कैसे ये जाल बुना, कैसे ये जाल फंसा और कैसे अब भाजपा के चाणक्य कहलाने वाले साहब पहली बार असली मुसीबत में हैं। तो शुरू से समझते हैं दोस्तों, बात क्या है। 20 जुलाई की तारीख इस देश के इतिहास में एक काला अध्याय बन चुकी है। इसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों छात्र छात्राएं जंतर मंतर से संसद की तरफ शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। हाथ में तख्तियां थी, जुबान पर सवाल थे, दिल में इंसाफ की तड़प थी। नीट पेपर लीक हुआ था, कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, हजारों की जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। ये बच्चे बस इतना पूछ रहे कि इसकी जवाबदेही किसकी है, कौन जिम्मेदार है, कब तक इंसाफ मिलेगा। लेकिन जवाब क्या मिला? पैलेट गन, किलो वाली लाठियां, आंसू गैस, लड़कियों को पुलिस वालों ने पीटा, नाबालिगों की हड्डियां टूट गई, 10 बच्चों के जिस्म में पैलेट गन के छर्रे घुस गए, कईयों की आंखें खराब होने की नौबत आ गई है, किसी के अंग अपंग होने का खतरा है। ये वो मंजर था दोस्तों जिसे देख करके पूरा देश हिल गया था। लेकिन असली सवाल शुरू यहीं से हुआ। तस्वीर आने लगी, वीडियो सामने आने लगे और उन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग सादे कपड़ों में थे और लाठियां भांज रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले दिन से ही आरोप लगाया था कि ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे या फिर सादे लिबास में तैनात पुलिस वाले। लेकिन दिल्ली पुलिस मानने को तैयार नहीं। बीजेपी वाले पल्ला झाड़ रहे थे, गोदी मीडिया वाले विषय बदल रहे थे। एक महीने तक ये खेल चलता रहा। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जब वहां सवाल पूछे गए, तब मजबूरन दिल्ली पुलिस को सच बोलना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने साफ स्वीकार किया कि 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च के दौरान कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में भीड़ के बीच तैनात थे। मकसद क्या था? भीड़ को नियंत्रित करना और ऐसा कि इनकी पहचान आसानी से न हो सके। भाई सोचिए दोस्तों ज़रा, ये बयान कितना ख़तरनाक है। मतलब पुलिस अपनी वर्दी उतार करके बिना किसी पहचान के आम आदमी की तरह भीड़ में घुस गई। ये डीके बसु और सोमनाथ जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सीधा उल्लंघन है, जो कहते हैं कि पुलिस वाला कहीं भी हो उसकी पहचान साफ दिखनी चाहिए, नाम पट्टी लगी होनी चाहिए, वर्दी में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो साहब सादे कपड़ों में लाठियाँ लिए भीड़ में घुस गए। अब सोचिए, अगर एक आम प्रदर्शनकारी नहीं जानता कि ये पुलिस वाला है तो वो कैसे शिकायत करेगा, कैसे पहचानेगा, कैसे कहेगा कि इसने मुझे मारा। मतलब पुलिस ने पूरी तरह से जानबूझ करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें प्रदर्शनकारी असहाय हो जाए और मारने वाला जिम्मेदारी से बच जाए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है दोस्तों, ये संविधान का अपमान है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का खुला उल्लंघन है। लेकिन बीजेपी के लिए ये सामान्य बात है, ये उनकी रोज की कारगुजारी है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक और आरोप था जिसकी अब पुष्टि हो रही है। उनका कहना था कि सादे कपड़ों में जो लोग थे उनमें सिर्फ पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि बाहर से बुलाए गए कुछ लोग भी थे जो शायद बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े थे। ये पैटर्न पहले भी देखा गया है दोस्तों। याद कीजिए झारखंड का वो आंदोलन, जब एबीवीपी वाले बंगाल और बिहार से अपने समर्थकों को बुला करके पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई। ये वही स्ट्रैटेजी है, ये वही तरीका है, ये वही खेल है। एक तरफ अपने कैडर को भेज दो जो प्रदर्शनकारियों को उस्काए और भड़काए, और दूसरी तरफ पुलिस को सादे कपड़ों में तैनात कर जो लाठियां चलाए। और जब पूछा जाए तो कह दो कि ये तो प्रदर्शनकारी ही थे, इनमें से किसी ने किसी को मार दिया, हाथ धो लिए, बच निकले।
बहुत पुरानी तरकीब है ये दोस्तों, लेकिन इस बार इस तरकीब की पोल खुद पुलिस ने ही खोल दी है। अब बात करते हैं उस दूसरी बड़ी घटना की जिसने पूरी तस्वीर को साफ कर दिया है। जब पैलेट गन मामले में साहिल लूचब की एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी थाने पहुंच गए, धरने पर बैठ गए, तब क्या हुआ? दिल्ली पुलिस के अधिकारी बगले झांकते हुए नजर आए। एक पुलिस अफसर तो फोन उठा करके किसी से पूछ रहा था। जब राहुल गांधी ने पूछा कि आप किससे परमिशन ले रहे हो, तो जवाब आया कि साहब पूछना पड़ता है, ऑर्डर लेना पड़ता है, ऊपर से आदेश आता है, इस मामले में क्या करना है। बस दोस्तों यही एक वाक्य पूरी की पूरी बीजेपी की पोल खोल कर रख गया। मतलब समझिए, एक साधारण एफआईआर लिखने के लिए दिल्ली पुलिस को ऊपर से आदेश चाहिए। अगर एक साधारण एफआईआर के लिए ऊपर से आदेश आता है तो 20 जुलाई को जो लाठियां चली, जो पैलेट गन चली, जो आंसू गैस चले, वो सब क्या बिना ऊपर के आदेश से हो सकता था क्या? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, ये असंभव है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और गृह मंत्री की कमान किसके हाथ में है? अमित शाह के हाथ में है। तो अगर एक एफआईआर के लिए भी ऊपर से आदेश चाहिए तो पैलेट गन चलाने के लिए ऊपर से आदेश जरूर आया होगा। ये सीधा सीधा गणित है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, इस बात को समझिए आप लोग। अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बहुत ही तार्किक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर अमित शाह ने पैलेट गन और लाठी चार्ज का आदेश दिया है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यह मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हीं की है, दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन है। अगर उनके अधीन काम करने वाली पुलिस मनमानी करके ऐसा काम करती है तो ये उनकी अक्षमता है, नाकाबिलियत है। दोनों ही स्थितियों में इस्तीफा तय है। ये वो कसौटी है दोस्तों जिसमें अमित शाह जी बुरी तरह से फंस चुके हैं। ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, क्योंकि जवाब देते ही या तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी या तो फिर अपनी नाकाबिलियत माननी पड़ेगी। और यही वजह है कि पिछले 1 महीने से अमित शाह इस पूरे मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले हैं। संसद से गायब, प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब, टीवी इंटरव्यू से गायब, ट्विटर से लगभग गायब। जो चाणक्य कहलाते थे, जो हर मुद्दे पर सामने आते थे, जो हर विवाद में कूदते थे, वो इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप हैं। और जब बोलने की जरूरत पड़ी तो बेचारे जेपी नड्डा को आगे कर दिया। नड्डा जी क्या बोलेंगे भाई? नड्डा जी बस वही बोलेंगे जो उन्हें रटाया गया है, जो स्क्रिप्ट मिला। नड्डा जी के भाषण में न तर्क है, न तथ्य है, न जज्बा है, बस एक स्क्रिप्ट है जो पढ़ी जा रही है। और ये तस्वीर पूरे देश ने देखी है। एक बात और ध्यान देने वाली है दोस्तों, इस पूरे मामले में जो पहले वाले वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, जिन्हें मोदी शाह की जोड़ी ने हाशिए पर धकेल दिया था, जैसे रविशंकर प्रसाद, वो अचानक सक्रिय हो गए। जब राहुल गांधी थाने में धरने पर बैठे थे तब रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हर बीजेपी नेता कह रहा था कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, थाने में अनुशासन तोड़ रहे हैं। ऐसा कोहराम मचाया गया मानो कोई पाकिस्तानी सेना दिल्ली में घुस आई हो। भाई जरा सोचिए दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष अगर एक थाने में जाकर के एक एफआईआर की मांग करता है तो इसमें अराजकता क्या है? ये तो लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा है। एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करके पीड़ितों के लिए इंसाफ मांग रहा है, इसमें कौन सा गुनाह है? लेकिन नहीं, बीजेपी को यह हजम नहीं हो रहा है। और यही घबराहट बताती है दोस्तों कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जब कोई राजनीतिक पार्टी इतनी बड़ी संख्या में अपने वरिष्ठ नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैदान में उतार देती है तो समझ लीजिए कि हार का डर सता रहा है। अब आते हैं 18 अगस्त की उस सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर, जिसने सरकार की एक और पोल खोल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करने की तैयारी की थी। मकसद क्या था? आंदोलन के दौरान जितने भी छात्रों पर एफआईआर हुई थी उन सबको एक झटके में रद्द करना। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 बार लिखित में कहा कि भाई एफआईआर की एक पूरी सूची दे दो, हम आगे का काम कर लेंगे। लेकिन क्या केंद्र सरकार ने सूची दी? नहीं, एक बार भी नहीं। हर बार बहाना बना दिया, हर बार टाल दिया, हर बार समय मांग लिया। अब सोचिए दोस्तों, अगर सरकार वाकई में छात्रों के साथ खड़ी है, अगर वाकई में इंसाफ चाहती है, तो एक सूची देने में कौन सी परेशानी है यार? परेशानी ये है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि ये एफआईआर रद्द हो। सरकार चाहती है कि ये एफआईआर एक
तलवार की तरह छात्रों के सिर पर लटकती रहे। सरकार चाहती है जो भी नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाए उसे पता हो कि उसके ऊपर एक मुकदमा है, वो कभी भी गिरफ्तार हो सकता है, उसका करियर ख़त्म हो सकता है। ये असल में एक तरह का आतंक है, एक तरह का दबाव है, ताकि आगे कोई भी बच्चा सरकार के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत ना करे। ये बहुत गंदी राजनीति है, बहुत ही ओछी, बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है। अब यही असली वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 अगस्त को अपनी नेशनल वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में साफ फैसला हुआ कि सरकार ने विश्वासघात किया है। जिन शर्तों पर 25 जुलाई को आंदोलन खत्म किया गया था वो शर्तें पूरी नहीं की गई, एफआईआर वापस नहीं हुई, मुआवजा नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर की तारीख तय की है। इस दिन दिल्ली में एक बार फिर बड़ा मार्च होगा। पूरे देश से कॉकरोच जुटेंगे, हजारों लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरेंगे। और इस बार सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, इस बार निशाना है सीधे अमित शाह पर। मांग साफ है, या तो अमित शाह इस्तीफा दें या फिर देश के सामने जवाब दे कि 20 जुलाई को क्या हुआ था, किसने पैलेट गन चलाई, किसने सादे कपड़ों में पुलिस वालों को भीड़ में घुसाया, किसने बच्चियों की हड्डियां तोड़वाई। अब गजब की बात यह है दोस्तों कि सरकार ने पिछली बार 25 जुलाई को कॉकरोच को इसीलिए रोका था क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा करके मामला ठंडा किया गया था। लेकिन अब जब कॉकरोच फिर से मैदान में उतर रही है, वो इस बार दिल्ली पुलिस के कबूलनामे के साथ, सुप्रीम कोर्ट के दावे के साथ, जनता के गुस्से के साथ, तो सरकार क्या करेगी? इस बार धर्मेंद्र प्रधान जैसा कोई मंत्री नहीं है जिसका इस्तीफा दिलवा करके मामला निपटाया जा सके। इस बार तो सीधे अमित शाह की कुर्सी दांव पर है और अमित शाह की कुर्सी बीजेपी की पूरी सत्ता का केंद्र है। मोदी सरकार का असली चेहरा भले ही प्रधानमंत्री मोदी हों, लेकिन असली इंजन अमित शाह है। सरकार भी वही चला रहे हैं, संगठन भी वही चला रहे हैं। तो अगर अमित शाह गिरे तो पूरी सरकार गिरेगी, पूरा संगठन हिलेगा, पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। इसीलिए मोदी जी अपने चाणक्य को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है दोस्तों। पिछली बार सिर्फ आंदोलन था, इस बार आंदोलन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, पुलिस का अपना कबूलनामा है, राहुल गांधी की लगातार धुआंधार बल्लेबाजी है, आरटीआई से आए तथ्य हैं, 10 बच्चों के जिस्म में धसे पैलेट गन के छर्रे हैं। ये सब मिलकर के एक ऐसा फंदा बना रहे हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों, वो ये है कि कुछ रिटायर्ड डीजीपी, कुछ पूर्व पुलिस कमिश्नर, कुछ पूर्व डीजीपी टीवी पर आकर के बहुत बेशर्मी के साथ सरकार का बचाव कर रहे हैं। ऐसी दलीलें दे रहे हैं जिन्हें सुनकर के आपका खून खौल जाए। कह रहे हैं कि छात्र ही बदमाश थे, छात्रों ने ही पत्थर फेंके थे, पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की है। भाई अगर ये सच है तो सादे कपड़ों में पुलिस क्यों घुसी हुई थी? आत्मरक्षा के लिए वर्दी काफ़ी नहीं थी क्या? और वैसे भी दोस्तों, इंसान ऐसा कुछ करता है जब उसके सामने 2 चीज़ें होती है, या तो डर या फिर लालच। इन रिटायर्ड अफसरों के सामने भी यही 2 चीज़ें हैं। डर इसलिए कि जीवन भर की गड़बड़ियां किसी दिन खुल सकती हैं, और लालच इसलिए कि रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं सलाहकार बनने का, बोर्ड में जगह पाने का, राज्यपाल बनने का, राज्यसभा में जाने का लालच बचा हुआ है। तो ये लोग जो कुछ भी बोलते हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है, वो सत्ता की चाकरी है, सत्ता की चाटुकारिता है। इनकी बातों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। असली सच वो है जो पुलिस ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कबूला है। असली सच वो है जो पीड़ित बच्चों के जिस्म पर आज भी दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के तस्वीर ये है दोस्तों कि 24 अगस्त की रात से लेकर के 25 अगस्त की सुबह तक बीजेपी के लिए एक ऐसा भूचाल शुरू हुआ है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक तरफ दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में कबूलनामा, दूसरी तरफ राहुल गांधी की धुआंधार बल्लेबाजी, तीसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का 5 सितंबर वाला ऐलान, चौथी तरफ जनता का बढ़ता गुस्सा। ये सब मिलकर के एक ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं जिसमें भाजपा के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा है। मोदी जी लाख कोशिश कर लें, अमित शाह की कुर्सी बचाना अब मुश्किल दिख रहा है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब भी सत्ता ने जनता के सवालों को अनसुना किया है, जब भी सत्ता ने अदालत के आदेशों को ठेंगा दिखाया है, जब भी सत्ता ने अपनी ही देश के छात्रों छात्राओं पर लाठियां भांजी है,
तब उसका अंत बहुत बुरा हुआ है। इंदिरा जी को इमरजेंसी की कीमत चुकानी पड़ी। वीपी नरसिम्हा राव जी की सरकार भी छात्रों के आंदोलन के बाद हिली थी। अन्ना हजारे के आंदोलन ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। अब मोदी सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। एक एक करके सारे मुद्दे इकट्ठा हो रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, नीट पेपर लीक, पुलिसिया हिंसा, ईवीएम के सवाल, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, आरक्षण पर हमला, ये सारे मुद्दे मिलकर एक बहुत बड़ी लहर बन रहे हैं। और ये लहर 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव तक जाएगी, फिर बिहार के चुनाव तक जाएगी, फिर 2029 के लोकसभा चुनाव तक जाएगी। तो 5 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है दोस्तों, ये एक शुरुआत है, ये एक बड़े परिवर्तन का बिगुल है। इस दिन जो कुछ भी होगा वो देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। हो सकता है सरकार दमन का रास्ता अपनाए और छात्रों पर फिर से बल प्रयोग हो सकता है सरकार समझौते का रास्ता अपनाए और अमित शाह का इस्तीफा हो जाए, या फिर हो सकता है सरकार बीच का कोई रास्ता निकाले। जो भी हो, ये तय है कि कहानी अब पहले जैसी नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों बताइए आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर। क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस के कबूलनामे के बाद अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या 5 सितंबर का मार्च मोदी सरकार के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अब सख्त कदम उठाएगा और छात्रों पर हुई हिंसा के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराएगा? क्या पीड़ित बच्चों को इंसाफ मिलेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।